अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स कैसे हैं? यकीनन ठीक होंगे। तो हमारे जानम की एपिसोड 4 लेकर आ चुकी हूँ, जो बहुत ही मज़े की किडनैपिंग स्पेशल है। हंस हंस के आपके पेट में दर्द ना हुआ तो पैसे वापस। खैर, बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। अगले 4-5 दिन हैरो आफियत से गुजर गए। जाले अपने फर्ज को निभाकर वापस आलैन जहाँ के पास जाने का सोच कर मुतमईन थी और मामू को भी कर चुकी थी। अब असल कहानी तब शुरू हुई जब जिशान ने जानबूझकर निकाह को मेहंदी सेरेमनी पर रखने का फैसला लिया। मलिक हवेली पिछले 4-5 दिनों से खचाखच मेहमानों से भरी थी। महरीन मलिक के 2 ही बच्चे थे, बेटी इशा जिसकी शादी एक बिजनेसमैन सुलेमान मंसूर से हुई थी, और उनके आगे 2 बच्चे थे, बेटा फहद जो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था, जबकि छोटी अनिया जिसकी शादी हाना आबादी हो रही थी। वहीं बेटा बारान मलिक जिसकी शादी मनीहा से हुई थी, तो इनके 3 बच्चे थे, बड़ी हिरा और इससे छोटा मन्नान और सबसे छोटे जनाब जीशान। अब यहाँ भी जीशान के बड़े दोनों बहन भाई शादीशुदा और बच्चों वाले थे। अनिया और जीशान सबसे छोटे और लाडले पीस होने की वजह से यहाँ मलिक हवेली महरीन मलिक के पास रह गए और बचपन से नानी दादी ने उनको अपने बच्चों सा पाला। सो चूंकि दोनों की शादी थी तो पूरा टब्बर जमा था। जीशान और अनिया अपनी अपनी जगह गुस्से में थे, सो दोनों ही जिद में मुब्तला इस शादी को करने के फैसले को संजीदगी से सोच चुके थे। आज मेहंदी थी और जब ये खबर अरमान तक पहुंची कि मेहंदी में निकाह है, तो जाले को आज ही जीशान को उठवाने का कहा, जो वैसे भी सबके लिए रेडी थी। इसे उठवाकर तुम भी सरबनी में पहुंच जाना, किसी को शक ना हो। अब मैं मुतमईन हो सकता हूँ। सभी शाम के फंक्शन की तैयारियों में लगे थे। शाज़मा और फ़ायज़ा शराजी भी मदऊ थे, तो तैयारी शुरू थी। जबकि ज़ाले इस वक्त लाला के साथ बाहर लान में पूल के पास वॉक कर रही थी। फ़ौरन रुककर इसे देखती मुस्कुराई। एकदम वैसे गुस्ताही माफ़, मगर 4-5 दिन से एक सवाल दिमाग में घूम रहा है लाला। अगर पूछूं तो गुस्सा करेंगे या जवाब देंगे? वो रुककर अरमान के रूबरू हुई और हवा से उड़ते बालों को संभाले जवाब की शिद्दत से मुंतजिर भी थी। पूछो। वो इतना मेहरबान नहीं था। जाले सदमाती सा हंसी। या अल्लाह, मैं मरने वाली तो नहीं? मेरे लाला ने बिना चिढ़े जवाब दिया। अरमान की सर्द निगाह पर वो फौरन लाइन पर वापस आई। सॉरी, तो ये पूछना था कि ऐसा क्या कर दिया जिशान मलिक ने कि आप इस सब पर मजबूर हुए? मतलब किडनैपिंग के बाद मैं उसके साथ कंफर्टेबल तभी हो सकती हूँ ना जब मुझे मामले का इल्म हो। आई प्रॉमिस कि सीक्रेट रहेगा। जाले ने सीने पर बाजू लपेटे हिचकिचाने की भरपूर कोशिश के बावजूद पूछ लिया। ये तुम्हारा मसला नहीं, ना ही उसके साथ कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है। जब मैं कहूँ इसे वैसे ही छोड़ देना, तुम्हारा काम हद। अरमान ने बात ही मुका दी। जाले ने मुंह ही मुंह में खुद को कोसा कि जब पता है लाला का, तो ऐसे सवाल करने पर कौन सा कीड़ा उकसाता है। अभी वो मुंह ही बसूड़ रही थी जब शाज़मा के पुकारने पर फौरन पलटी। बीवी सरकार बुला रही है तुम्हें जाले। आज की मेहंदी और निकाह सेरेमनी पर तुम क्या पहनोगी वही बताना चाह रही हैं। शाज़मा की तरफ देखती जाले हैरान मुस्कुराई। पिछले कई दिनों से वो दादी जान से बात करने की कई कोशिशें कर चुकी थी, पर वो या तो वहां से चली जाती या किसी काम में खुद को गुम कर लेती। तभी आज उनके खुद बुलाने पर जाले का दिल तड़प सा गया। मैं आई। शाज़मा शफकत से मुस्काए पलट गई तो जाले की कपकपाती सी आवाज़ अरमान सुन चुका था। तभी इससे पहले वो शाज़मा के पीछे ही जाती अरमान के पुकारने पर फौरन पलटी। कुछ चाहिए तुम्हें? वो हैरत और खुशी से अरमान के चेहरे को तकने लगी। हल्की सी आंखें धुंधलाई थी। वो कुछ ना बोली, बस अरमान के बाजू और उसका मजबूत सीना देखकर फीका सा मुस्कुराई। कह नहीं सकती थी कि गले लगना चाहती है, शायद इसमें हिम्मत नहीं थी। नहीं, मेरे पास सब कुछ है। मैं दादी जान की बात सुनती हूँ, बहुत मज़ेदार शाम होने वाली है आज। सी यू। और जल्दी से कहकर तेज तेज कदमों के संग वहां से फरार हुई। तो अरमान की ग्रे आंखें आज़र्दगी से काफी देर उसको ही देखती रही, और तभी फोन रिंग करने पर वो अपने ख्यालात से निकला। इसे उम्मीद नहीं थी अनिया इसे कॉल करेगी, वो भी आज, जो पिछले 5 दिन से कबल इस वक्त अपने उजड़ने के मातम में थी। ना यूं नहीं गई दोबारा, ना किसी को मुस्कुराती नजर आई। इवन सबने नोट नोट भी किया, पर वो फिर आंखों में धूल झोंक कर हंस देती थी। तो किसी का शक अब तक यकीन में ना बदला था, इवन उसके अपने पेरेंट्स का भी नहीं। ये मुझे क्यों कॉल कर रही है? अरमान की हालत यूं थी कि हाथ काम सा रहा था। सिर्फ स्क्रीन पर अनिया सुलेमान लिखा होना भारी था, फिर जो इसे अपने मुकद्दर में लिखने की कोशिश कर रहा था वो कितनी ज्यादा भारी होने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ अभी इसे सब टब्बर ने बस इसलिए अकेला छोड़ा ताकि वो ड्रेस बदल ले।
वरना चारों तरफ रिश्तेदारों का ऐसा मेला लगा था कई दिन से कि उसका दिल चाह रहा था खुदकुशी कर ले। वो आईने के सामने निकाह और मेहंदी के जोड़े में थी, अभी बस ड्रेस ही बदला था। आंखें सोगवार थीं तो हथेलियों पर मेहंदी का नाम और निशान न था। अरमान ने कुछ देर इस लड़की के सब्र से खेला और जब अनिया थक कर कॉल बंद करने लगी तो कॉल रिसीव कर ली। अनिया का कॉल डिस्कनेक्ट करता हाथ थमा, उंगलियों में जैसे जान न रही हो। बदतमीज लड़की की कॉल क्यों पिक की? अपनी टूटती कांपती आवाज पर भरपूर काबू पाए, खामोशी का बर्दाश्त तोड़ा जो अरमान पर गिरा था। मुझे लगा कुछ अहम होगा। खैरियत? वो इतना जालिम ना जाने कैसे बन लेता था। अनिया की आंख से एक आंसू उसकी गाल तक रिंग आया। पूछना था कि ऐसा क्या करना होगा कि आप मुझे भी हर जगह से ब्लॉक कर दें। अपने आंसू को रगड़ कर सफाकियत छलकते लहजे में पूछा। अरमान के लब बिंच गए। अभी कर देता हूँ। और कुछ? संगली बरकरार रखी। उसके दिल का तो इल्म नहीं, पर आंखें ग्रे के बजाय लाल महसूस हो रही थी। कुछ नहीं। आई हेट यू। इतनी नफरत करती हूँ कि सारी जिंदगी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। यूं भी छोड़ दूंगी क्योंकि आप जैसा इंसान देखने लायक भी नहीं रहा। वो गुस्से से फट पड़ी। अरमान के चेहरे के तासुरात पथरीले हुए। मैं जॉब छोड़ दूंगा, वैसे भी जॉब्स की कमी नहीं है मुझे। तुम सी नालायक को हर बार अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले, मुश्किल हो जाएगा ना। और कुछ? अनिया ने फिर से आंसू रगड़े और खुद को मजबूत किया कि अब कभी आंसू भी इस फिरौन के लिए नहीं बहाना। आई हेट यू को जवाब भी दे। मजबूत आवाज में हुक्म आया था। थैंक यू वेरी मच। 1000 डीठ मरे होंगे तो ये आदमी दुनिया में आया होगा। वो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अब अरमान के रवैये की भांस महसूस किए चुप रहने का फैसला लिया। जीशु को अनब्लॉक करें, पैचअप विद हिम और उसकी शादी के हर इवेंट में उसके साथ रहें। जब आपको कोई इशू नहीं मेरी और उसकी शादी से, तो उसके साथ आपका ये बुरा रवैया लोगों को खामखा शक में डालेगा और मुझे उलझन में। वो थक हार कर बेड की पायंती की जानिब बैठी, जबकि अरमान ने हाथ को मुट्ठी की सूरत तकलीफ और गुस्से से बेचा। ओके। वो बस इतना ही बोला। न जाने किस जब्त से गुजरा कि चेहरा सुर्खियां छलका गया, जबकि इस ओके ने तीर की तरह अनिया की गर्दन में गड़ने से तकलीफ दी। ओके सीरियसली अरमान शराजी? न जाने कितनी अजियत थी अनिया के इस सवाल में, कितने दूर अरमान का हल्क दबाव और दर्द में आ गया। एंजॉय योर वेडिंग। 3 लफ्ज किसी फांसी के फंदे से कहे वो कॉल बंद कर गया तो अनिया ने कट जाती कॉल पर स्क्रीन देखते फोन पूरी कुव्वत से दीवार पे दे मारा। इस आदमी को दिखाई नहीं दिया कि मैं मर रही हूँ? या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मैं बहुत दर्द में हूँ। क्या मुझे मौत दे दें या इस मनहूस आदमी को मेरे दिल से निकाल दें? प्लीज हेल्प मी। वो चेहरा हाथों में छुपा कर रोई। दरवाजे पर होती दस्तक पर जल्दी से उठकर अटैच वॉशरूम में घुसी और दरवाजा लॉक किया, क्योंकि सारा टब्बर मम्मा दादी जान और बाबियों के सामने वो उदास भी होती तो लेक्चर शुरू होते, और ऐसा अनिया में स्टेमिना हरगिज ना बचा था। अरमान ने गहरा सांस इस नमसी शाम की फिजा में भरा और साथ ही जीशान को हर जगह से अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक करने की देर थी। वो जो सैलून बाबा भाई और कजन्स के प्रेशर पर चला आया। नोटिफिकेशन मिलते ही गुस्से से मैसेज टाइप किया। अच्छा किया अनब्लॉक करके, तुझे सुहाग रात की पिक्चर्स भेजूंगा, आफ्टर ऑल तू मेरा जानू है। जीशान की इस मैसेज पर उसका 5 दिन का गुस्सा बोला था। अरमान ने बस सीन करते ही मैसेज पर स्माइली फेस का रिएक्ट कर दिया। मनहूस कमीने, खुदा तुझे बख्शेगा नहीं इस पर। स्माइली रिएक्ट करना तो मेरी मौत की खबर पर या फिर अनिया की माँ बनने पर तो किसी वाला करना रिएक्ट, आखिर को ताया बनेगा ना। जीशान की आंखें गोशरों तक लाल हो गईं, पर दूसरे मैसेज पर भी अरमान के चेहरे के तासुरात वही पथरीले थे। पागल हो गया है ये। अरमान ने फ़ोन का इंटरनेट ही ऑफ कर दिया, क्योंकि मजीद कोई एक मैसेज पढ़ता तो दिमाग की कोई रग फट जाती। बहुत खूबसूरत जोड़े हैं, पर हैवी है दादी जान, मैं संभाल नहीं सकूंगी। क्या मैं ये वाला पहन लूं? कमरे में इस वक्त 3-4 जोड़े फैलाए फायजा इससे जानना चाहती थी पसंद पर। जाले ने सबसे हल्का और सिंपल ब्लैक एंड गोल्डन कुर्ती पजामा चुना, जिसके साथ बारीक क्रेप का बहुत खूबसूरत दुपट्टा था। जो पसंद आए पहन ले शाजमा, इसके कमरे में रखा सारे जोड़े। ठीक है जा अब तू। फायजा ने इसी साबका लहजे में बात की। शाजमा फर्माबरदारी से जोड़े समेटे निकली तो जाले जाते जाते रुकी। फायजा की नज़रें इसी पर थी। जब वो रुकी तो फौरन हटाई। वो अपने जोड़े के साथ कुछ सोने के ज़ेवरात देख रही थी जो ज़्यादा ओवर ना हो। जाले पलट कर उनके कदमों में आ बैठी। मैंने कहना था कि आप मुझसे कब तक खफा रहेंगी दादी जान? कुछ दिन में वापस चली जाऊंगी, आपका एक भी लम्स नहीं होगा मेरे पास, मुझे दुख होगा।
फायजा ने कर्व के संग उसकी तरफ देखा और फिर नजरें हटाए अपनी ज्वेलरी में से एक हल्का सा सेट निकाला और जाले के हाथ में दिया। मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो तड़प कर इनकार करती दादी जान को देखने लगी। फायजा ने सबसे कीमती हीरों का सेट निकाला था जो इश्क कीमती था। लेकिन तू शराजी खानदान का हिस्सा है, तेरा वकार ये जेवर बढ़ाएंगे। नेकलेस मत पहनना, भले इयररिंग्स पहन लेना, अब जा। वो उनकी जाने की रट पर हर्ट हुई और वो बॉक्स उठाकर साइड में इस पर रख दिया। नहीं दादी जान, मुझे अपना वकार बढ़ाने के लिए हीरे मोतियों की ज़रूरत नहीं। वो अपने वक्त पर बढ़ेगा। मैं इसके लिए कोई कोशिश नहीं करूँगी। मुझे इनकी नहीं, आपकी ज़रूरत है। मैंने माँ को ठीक से महसूस नहीं किया, लेकिन आपको और लाला को बहुत ज़्यादा किया है। मुझसे सब छीन ले, अपना आप नहीं। वो हिचकी से भर गई तो फायजा ने सब जेवरात एक तरफ करे, उसका चेहरा हाथों में लिया। तो फिर चली जाएगी, तभी हिम्मत नहीं पड़ रही कि फिर से खुद को तेरी आदत डालूं। फायजा की आवाज़ कांपी तो जाले का दिल कट सा गया। फौरन से उनका हाथ चेहरे से हटाए थाम कर चूमा। मैं आलिन जा को अकेला नहीं छोड़ सकती, इनसे मम्मा की खुशबू आती है। वो मजबूर थी, हमें छोड़ दिया। हमसे भी तो इब्राहिम शराजी की खुशबू आती है। फायजा का इतराज़ बरहक था। जाले ने आंखें झुका लीं क्योंकि पलकों पर शबनम अटकी थी। शायद मैं मम्मा की बेटी ज़्यादा अच्छी हूँ, क्योंकि उनको डिफेंड करने वाले सिर्फ मामू हैं। मैं उनको अकेला नहीं देख सकती इस खूनी जंग में, जबकि बाबा को डिफेंड करने को आप दो और आपका पूरा खानदान है ना। आई एम सॉरी दादी जान। मामू कहते हैं हमेशा वो मत करो जो ठीक हो। कभी कभी अपने ठीक और गलत होने के पैमाने दुनिया से बदल कर भी चलना चाहिए। मेरे मामू बहुत बुरे होंगे, वो क्रिमिनल हैं, ड्रग डीलर हैं, लेकिन वो एक अच्छे मामू हैं। मेरी दो माओ जितने पावरफुल। वो अपनी बात टूटी फूटी ही सही पर समझाती उठी तो फायजा भी उसके साथ ही उठ खड़ी हुई। अरमान तो उससे दस्तबरदार होते ही दुगना वहशी हो गया जाले, जैसे किसी बच्चे से उसका मनपसंद खिलौना छीन लिया जाए और वो पूरी दुनिया से रूठ जाए। तुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पर? वो दादी जान की बातों पर जब मुस्कुराई तो वो आखिरी जुमला कहने पर मजबूर हुई। आ रहा है, मैं इनकार नहीं कर रही, लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैं आलिन जाह के बिना नहीं रह सकती। वो बहुत ज़्यादा बेबस थी और हमारे बिना रह सकती है। फायजा ने इसे जज्बाती करने की कोशिश की पर जाले नरम सा मुस्कुराई और दादों की गाल प्यार से चूमी। रहने की आदत डाल ली है और मैं आदतें नहीं बदल सकती। जाकर रेडी होती हूँ। वो रसान से कहकर पलटी तो फायजा की पुकार पर रुकी, जैसे वो ज्वेलरी केस उठाकर थमा रही थी। ये तेरी माँ का ही है, कम से कम अपने हक लेने सीख। अब छोटी नहीं रही तू। मैं तेरी माँ को अपनी इकलौती औलाद का कातिल मानती हूँ, पर मेरी औलाद भी किसी से कम खराब न थी। फायजा से सख्ते में मुब्तला करे वहां से गई तो कितनी देर जाले हिल ना सकी। लगा जैसे मामू की सारी बातें एक ही पल में सच्ची हो गई हों। लेकिन अभी इसे इन सब जज्बात को परे झटकना था, क्योंकि अभी इसे फ़र्ज़ निभाना था, या शायद लाला के एहसानों का कर्ज जो जालिश राजी की ज़िंदगी को यकसर बदलने वाला था। निकाह से पहले का स्ट्रेस तो लड़कियों का होता है, तूने क्यों बूथी लटका रखी है, समझ से बाहर है। अच्छा सुन, हम निकल रहे हैं, फ़ौरन पहुँच हमारे पीछे। मरान जो ज़िशान से 4 साल बड़ा था, वो भी ज़िशान की सूजी शक्ल भांप चुका था। आता हूँ यार, जाएं आप। ज़िशान ने उकताए अंदाज में जान छुड़वाई और अपनी तैयारी पर सरसरी निगाह डाले ग्रूम रूम में जाकर शलवार सूट पहनने निकला। उसके पुरवकार कसरती वजूद पर हाफ वाइट डिज़ाइनर शलवार सूट इंतहा की फिटिंग के साथ सज रहा था, जबकि ऊपर ब्लेजर था। पैरों में शूज़ पहने आज ज़िशान मलिक की लुक्स ही अलग थी। हाँ, पहली बार ऐसे ड्रेस में अपना आप भी अच्छा लगा, लेकिन जब सोचा ये तैयारी किस लिए तो दिल छड़कर सवा हुआ। खैर भाई तो निकल लिया, तभी वो कुछ 20 मिनट बाद खुद भी सैलून से निकला। उसकी गाड़ी वहीं पार्किंग में खड़ी थी, जिसे आकर अनलॉक करे वो अंदर सवार हुआ और गाड़ी मलिक हवेली की तरफ भगाई। साले अपने 3 लोगों के हमरा शराजी हाउस की बजाय गार्ड्स की अपनी अरेंज की गाड़ी में पीछे ही आ रही थी। चौथा आदमी इस जगह सबका मुंतजिर था, जिस घर में ज़िशान को किडनैप करके रखना था, जो 1 हफ्ते के लिए अरमान ने रेंट पर लिया था। ज़िशान ने गाड़ी में ऊंचा सा म्यूजिक ऑन कर रखा था, तभी उसका ध्यान इधर उधर के बजाय ड्राइविंग पर था। मगर फिर मलिक हवेली ही के रास्ते की जानिब जाते जब जरा सुनसान मेन रोड शुरू हुई तो जाले ने साथ बैठे आदमी को गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर क्रॉस करने का इशारा किया और खुद कैब के साथ मास्क मुंह पर चढ़ाती हुई पिछले आदमी की तरफ हाथ फैला गई, जिसने फौरन से जाले के हाथ में गन दी। ज़िशान को अचानक से जब अपने पीछे आती गाड़ी का एहसास हुआ तो उसने म्यूजिक स्लो किया, मगर इसी लम्हे गाड़ी ठीक ज़िशान की गाड़ी के सामने आ रुकी। ज़िशान चूँकि फेमस था, तभी हमेशा से ऐसे हादसों की सिक्योरिटी के लिए गन पास रखता, मगर अभी जब कैबिनेट खोला तो वहाँ गन ना थी। दिमाग झुंझला गया क्योंकि गन वो कल रात रूम में ले गया था।
کیونکہ اس کی بلٹ جناب نے ہوائی فائرز کے بیچ ختم کر دی تھی اور پھر دوبارہ سے واپس گاڑی میں رکھنا بھول گیا۔ جب تک ذیشان یہ ساری صورتحال سمجھ پاتا، اس کی گاڑی کو گھیر لیا گیا۔ جبکہ زالے نے گن لیے اس کی سائیڈ ڈور پر آتے شرافت سے گاڑی کھولنے کا اشارہ کیا۔ اس سے پہلے ذیشان گاڑی سٹارٹ کر کے بھاگتا، اس کی گاڑی کے ٹائر کو زالے نے ہی شوٹ کیا، جس سبب بھاگنے کا کوئی راستہ نہ پائے۔ ذیشان چاروں ناچار ڈور اوپن کرے باہر نکلا۔ کون ہو تم لوگ؟ ان سب کے حلیے ایک سے پر ایک نسوانی وجود ہے، یہ پہچاننا مشکل نہ تھا۔ تمہارے ایکسٹرا سسرالی ہیں ہم ڈیئر، گاڑی میں ڈالو ان ریگارڈز، ان کو سرپرائز سسرال کی سیر کروانی ہے۔ زالے کی آواز سنے تو جیسے شک بھی جاتا رہا۔ ذیشان اگر اکیلی یہ لڑکی ہوتی تو قابو کر بھی لیتا، پر وہ تینوں گارڈز کے پاس لوڈ گن تھی۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم جو بھی ہو۔ ذیشان نے انگلی ہوا میں لہراتے زالے کو ہونہار نظروں سے گھورتے دھمکایا تو وہ مسکرائی۔ یہ اس کی آنکھوں سے ہی معلوم ہوا، ورنہ چہرہ تو ڈکا تھا۔ کام ہوتے ہی میں خود چھوڑ دوں گی، اب زیادہ منمناؤ مت ڈیئر، ورنہ میرے گارڈز کو زبردستی تمہیں کلور فارم سنگھانا پڑے گا۔ اینڈ یو ہیو نو آئیڈیا اٹ اسمیل لائک شٹ، سو کوآپریٹ ود می۔ زالے نے گن کی نلی ذیشان کے تازہ شیوڈ گال سے جوڑی، جبکہ غصے سے وہ بری آنکھیں لال کیے گور رہا تھا کیونکہ دو گارڈز نے اسے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ میرا نکاح اور مہندی ہے، کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ ویٹ، میری کوئی چھپی عاشق ہو کیا؟ دیکھو مل بیٹھ کر معاملہ حل کرتے ہیں، میں ایک دو راتیں دے دوں گا تمہیں اپنی بخشش سمجھ کر، اپنی پر ابھی جانے دو، میرا جانا بہت ضروری ہے۔ زالے کا دماغ ایک سیکنڈ میں گھوما۔ ویٹ اے منٹ، راتیں کس لیے؟ ذیشان اس کے سوال پر ٹھٹکا۔ سم تھنگ، تمہارا جو ٹھڑک ابل رہا ہے اسے ٹھنڈا کر دوں گا۔ گلی گلی میں میری عاشقہ پڑی ہے، تم بھی انہی میں سے ہوگی۔ بات کا مفہوم سمجھتے ہی زالے نے اپنا ہاتھ اس زور سے ذیشان کی گردن پر مارا کہ پٹاخے کی آواز خود ذیشان کو بکھلا گئی، جبکہ ذیشان تھپڑ کے بجائے اس عجیب تشدد پر گردن پر لگتی الجھن بھول کر اس لڑکی کو گھورنے لگا۔ گلی گلی میں کتے ہوتے ہیں، عاشق نہیں، تمہیں تو بندہ رکھ کے چپیڑے مارے، کتنا شریف سمجھتی تھی میں تمہیں۔ زالے کے منہ سے یہ جو سلپ ہوا، بیچاری برا پھنسی۔ کیا تم مجھے جانتی ہو؟ بتاؤ کون ہو؟ ٹینا، لیلا، نرمین، ساریہ، مہک، میرا، ریما۔ اتنے نام سن کر بیچاری زالے نے کراہت سے جھرجھری لی۔ ان سب کا ابلتا ٹھڑک مٹا چکے ہو؟ وہ آئیبرو چکائے گوری تو وہ ڈھیٹ فخریہ مسکرایا۔ الحمدللہ۔ زالے نے اس بار اپنا ہاتھ ذیشان کی گردن کے گرد لپیٹا۔ بس اب اس لائق نہیں بچو گے تم ٹھڑکی آدمی، لے کر چلو گارڈز سے۔ اب میں اسے بتاتی ہوں ٹھڑکی کیڑوں کو کیسے تلف کیا جاتا ہے۔ پہلے تو میں فرض نبھا رہی تھی، پر اب اس کے کیڑوں کو بندوبست بھی کرنا ہوگا، اور منہ میں کچھ ٹھوس کر ٹیپ لگاؤ اس کے۔ مجھے اس کی آواز آئی نا تو تم دو گئے میرے ہاتھوں سے۔ زالے غراتی شیرنی کی طرح حکم کرتی خود بھی جا کر بیٹھی۔ پیچھے تو گارڈز نے بیچارے نئے نویلے دلہے کو باقی بولنے سے محروم کر دیا، جبکہ فرنٹ مرر سے وہ دونوں کی سلگتی آنکھیں ایک دوسرے کو سالم نگلنے کا کام کرتی رہی۔ تیسرے گارڈ نے جیسے ہی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، گاڑی اس مین روڈ پر فراتے بڑھتی ہوئی نظر آئی۔ جی جناب، گدگداتی سی مزیدار ایپیسوڈ کیسی لگی؟ تو نیکسٹ ہے نکاح اسپیشل، تو جلدی چاہیے آپ کو بنا گیپ کے، تو اچھا سا رسپانس مسٹ ہے۔ تو ملتے ہیں پھر 5 ایپیسوڈ میں نکاح اسپیشل، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔